हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स आर्क प्रोडिजी। तो आप सबको याद होगा हम लोग का पिछला क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हुआ था। तो आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है कैलकुलेटिंग विथ परसेंटेजेस, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें किसी क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी हो, अगर हमें बता दिया जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हाउ मच इज़ 80% ऑफ 80 kg, मतलब कि 80 kg, ये जो हमारा 80 kg है इसका 80% कितना होगा। अक्सर हमें ऐसी क्वेश्चन मिल जाती है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, हमारा टोटल अमाउंट क्या है बताइए, 80 kg है और हमें परसेंटेज कितना निकालना है, 80%। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। और 80/100 लिखने के बाद आप मेरे को सेकंड चीज़ बताइए, किसका निकालना है, हमें 80 kg का निकालना है। तो अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो मेरा 80% ऑफ 80 kg निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो स्ट्राइक आउट हो जाता है, यहाँ पे एक ज़ीरो स्ट्राइक आउट हो जाता है, तो मेरा अल्टीमेट आंसर क्या बचता है, 64 kg। तो 80% ऑफ 80 kg कितना हुआ, इट्स 64 kg आंसर। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा पार्ट, एक्चुअली मैं दूसरा पार्ट पे जाना चाहूँगा। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर। इसका मतलब होता है अगर हमें एक क्वांटिटी दिया जाए और वो दूसरे क्वांटिटी का कितना परसेंटेज होता है, हमें वो निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 3 मीटर 24 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 64 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो इसे हम कैसे करेंगे आइए बताते हैं। पहले तो हमें ये देखना है, ये 3 मीटर और 24 सेंटीमीटर और 64 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ये हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों मैथमेटिकल टर्म्स में दिए गए। तो हमें सबसे पहले इसे या तो मीटर्स में कन्वर्ट करनी होगी या तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी होगी। तो 3 मीटर 24 सेंटीमीटर को अगर हम मान लीजिए सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसी तरीक़ा से 3 मीटर कितनी होगी, 300 हो जाएगी। और ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 रह जाएगी। तो इसका हमें क्या मिलेगा आंसर, 324 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हमें उसी तरीके से 64 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करनी है। तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। 64 मीटर कितना होता है मेरा सेंटीमीटर, 6400 सेंटीमीटर। और 64 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर भी है, तो हमें इसे क्या करना होगा, 64 मीटर 80 सेंटीमीटर। मेरा एक्चुअल में अगर मैं सेंटीमीटर्स में इसे कन्वर्ट करूँ तो मेरा क्या बनेगा, 6480 सेंटीमीटर। समझ आई। पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 3 मीटर 24 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 64 मीटर 80 सेंटीमीटर। अगर हमें ए को बी के परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A/B इंटू 100। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अगर ए बी का कितना परसेंटेज कहलाता है तो हम इसे ऐसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ए क्या बन जा रहा है बताइए ज़रा, 324। और उसी तरीक़े से बी हमारा क्या है यहाँ पे, 6480। तो फार्मूला में अप्लाई करते हैं, 324 डिवाइडेड बाई 6480। और इसमें हमें इंटू 100 भी करना है। क्यों करना है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, ताकि हमें पता चले ये कितनी परसेंटेज होती है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5%। तो 3 मीटर्स 24 सेंटीमीटर इज़ 5% ऑफ 64 मीटर 80 सेंटीमीटर। समझ आई। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अक्सर हमें ये इस टाइप के सम्स मिल जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें पूछेगा व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ होगी परसेंटेज, तो वो ऊपर में न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू, जो इसका इनिशियल वैल्यू था। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलेगा 60 रुपीज़ दिया हुआ है, उसको 20% से बढ़ाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा है 60/20% को इंक्रीज़ करना है आपको ने। तो अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होगा ना, अगर आप सिर्फ इतना सा करोगे ना तो वो आपको इंक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी।
और आपको 60 से उसको एडअप भी करना होगा, तब जाके आपको मिलता है इंक्रीज्ड वैल्यू। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख के रखा है इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ p बाई x%। अगर मुझे p को x% से इंक्रीज़ करना है, p कोई भी टर्म हो, कुछ भी वैल्यू आपको दिया हो, उसको अगर आपको x से इंक्रीज़ करना है, कोई भी परसेंटेज दिया हो, तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी वैल्यू आपको दिया होगा p प्लस x% ऑफ p। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला है इंक्रीज 60 बाई 20%, डिक्रीज 220 बाई 10%। तो आइए पहले हम लोग इंक्रीज़ वाला पार्ट करेंगे। इंक्रीज़ क्या बोल रहा है, हमें 60 को 20% से इंक्रीज़ करना है। तो 60 को 20% से इंक्रीज़ कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और x% मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी बताइए, हाँ 20% हो जाएगी मेरी x%। तो फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आता है 60 प्लस 20% ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 60, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे p लिखा हुआ है, समझ आई। तो अगर हम इसे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो इसमें क्या बनेगा मेरा, ये हो जाएगा 60, 20% को मैं ऐसे 20/100 भी लिख सकता हूँ। अब हालांकि मुझे इसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैंने एक ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं अगर इसे कन्वर्ट करने जाऊँ तो मेरा ये ज़ीरो कैंसिल होता है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल होता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बचेगा, 60 प्लस 6 इंटू 2 विच इज़ 12। तो मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया 72। अगर कोई मुझे पूछेगा इंक्रीज 60 बाई 20% कि 20, या तो अगर पूछेगा कि 20% 60 को बढ़ा दो, तो मैं इसे क्या बनाऊंगा सीधा 72, क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है आप सबको। उसी तरीक़ा से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिक्रीज़ 220 बाई 10%, इसका भी मैंने एक फार्मूला दे के रखा है। ये देखिए डिक्रीज वैल्यू ऑफ p यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 220 और x% मेरा 10% दिया है। तो अगर हम जब इंक्रीज़ में प्लस करते हैं, देखिए यहाँ पे जब मैं इंक्रीज़ में प्लस करता हूँ तो डिक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, कम करना है मुझे। तो डिक्रीज़ में मैं क्या करूँगा, p माइनस x% ऑफ p। तो आइए इस सम को भी कर लेते हैं हम लोग। हमारा यहाँ पे p क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पे p दिया हुआ है 220 और x% क्या दिया हुआ है आप लोग को, x% दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे 10%, ठीक है, समझ आई। अब x% आपको 10% दिया हुआ है, तो अब सिमिलरली मैं इसे इस फॉर्मूला में बैठाऊंगा। मेरा यहाँ पे आएगा 220 माइनस 10% ऑफ 220। क्लियर है यहाँ तक। अब ये मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाऊँगा 220 माइनस, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे दे रहा हूँ ताकि मेरे को वर्क करने में इजी हो। 10% को मैं 10/100 भी लिख सकता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगी 220। सिमिलरली यहाँ से 1 0 कैंसिल होती है और यहाँ से 1 0 कैंसिल होती है, तो मेरा बचता है 22। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरा 220 माइनस 22। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो आपका आता है 198 आंसर। तो देख रहे दोस्तों कितना इजी है परसेंटेज को सॉल्व करना। अगर आप परसेंटेज को समझ जाओगे ना तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, और इनफैक्ट आप बोलोगे कि इससे तो हम लोग गेम खेल रहे हैं। समझ आई ये दोस्तों। अब तो आइए, अब हम लोग जैसे छोटे छोटे सम्स तो कर चुके थे, अब अगर हमें प्रॉब्लम सम्स मिलेगा तो हम लोग उसे कैसे करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ फटाफट। क्या दिया हुआ है, द रेंट ऑफ अ हाउस इंक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेंट। मुझे क्या बोल रहा है, एक घर है उसका रेंट पहले 2500 हुआ करता था और अब उसका रेंट हो गया है 3000। तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज़ बताना है रेंट में। तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला क्या था, आप बताइए जल्दी से। मेरा परसेंटेज इंक्रीज़ अगर मैं करूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, या तो इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ होगा, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है मेरा वैल्यू, है ना, इंक्रीज़ हुआ है, तो मैं इसे इंक्रीज़ लिखूँगा बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 करेंगे हम लोग यहाँ पे। समझ आइए फॉर्मूला। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। जब मैं यहाँ पे इंक्रीज़ लिखता हूँ, INC का मतलब इंक्रीज़ हुआ, कितने से मेरा रेंट इंक्रीज़ हो रहा है 500, पर वो 500 आपने कैसे निकाला, 3000 माइनस 2500 करके निकाला। तो मेरा इंक्रीज़ इन रेंट कितना हुआ, पहले वो मैं लिखता हूँ। इंक्रीज़ इन रेंट, अगर मेरा इंक्रीज़ इन रेंट कितना होगा, ₹3000 माइनस 2500 विच गिव्स मी ₹500। तो मेरा रेंट कितना से इंक्रीज़ हो रहा है, 500 से। अब जब मेरा रेंट इंक्रीज़ हो रहा है 500 से, तो मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज़। तो परसेंटेज इंक्रीज़ की फार्मूला मैंने आपको दी है ऊपर।
तो परसेंटेज इंक्रीज़ अगर मैं निकालने जाऊँ तो ये कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा इंक्रीज्ड वैल्यू मेरा क्या है 500, नीचे आएगा मेरा ओरिजिनल वैल्यू। अब मैं ओरिजिनल वैल्यू को क्या लूँ, 3000 लूँ कि 2500 लूँ? मेरा बताइए पहले का वैल्यू कौन सा था, पहले मैं 2500 देता था, अब मेरा रेंट बढ़ के 3000 हो चुका है, तो मेरा ओरिजिनल वैल्यू तो 2500 ही हुआ। तो इस पर आप लोग को ध्यान रखना है, इस पर आपको 3000 बिल्कुल नहीं लेना है। इंटू 100 हमें करना ही है, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज में लाना है तो मैं जैसे अगर यहाँ से 2 ज़ीरो और यहाँ पे 2 ज़ीरो को काटता हूँ, कैंसिल हो जाएगी। अब ये 25 और 100 को मैं डायरेक्ट स्ट्राइक आउट कर सकता हूँ। 25 4 ज़ार इज़ मेरा 100, तो यहाँ पे मेरा बचेगा 5 × 4 विच गिव्स मी 20%। तो ये आंसर हो गया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज़ इन द रेंट, कितना परसेंटेज से मेरा रेंट बढ़ा, अगर मैं बोलूँगा तो मैं आज के बाद मैं बोलूँगा मेरा रेंट जो था वो 20% से इंक्रीज़ हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, हमें उनसे सॉल्व करनी है। तो जैसे अभी परसेंटेज का सारा फार्मूलाज आपको याद होगा अभी तक में, तो जल्दी से फटाफट सम्स कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर फीमेल्स। If the total population of the town is 54320, find the population of males। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 45% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर फीमेल्स। तो मतलब मुझे 45% फीमेल का रेशियो दिया है, और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। अब आप बोलेंगे सर मेल का तो मेरे को परसेंटेज दिया नहीं है, तो मैं कैसे निकालूँ? बहुत ही सिंपल है, हमें पता है टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है। तो टोटल परसेंटेज हम लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी चीज़ का टोटल परसेंट तो 100 होती है, 100%। अब 100% में अगर 45% फीमेल हुआ तो मेल परसेंटेज कितना हुआ, बिल्कुल इसे हम माइनस करेंगे। मेल परसेंटेज हुआ मेरा 100 माइनस 45%, ये कितना होता है, विच गिव्स मी 55%। समझ आई आपको यहाँ तक? तो अब हमें क्या पूछा, 55%। अब मुझे 55% मेरा मेल है एक टाउन का, ये तो मुझे क्लियर हो गया, पर वो टाउन का टोटल पॉपुलेशन क्या है जी, ये रहा 54320। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, 55% ऑफ 54320, ये मुझे क्या देगा, टोटल मेल पॉपुलेशन है ना। अभी मेल पॉपुलेशन हम कैसे करेंगे, 55% को हम क्या लिखते हैं, 55/100 इंटू 54320। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मेल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 29,876। आपको बस इसे कैलकुलेट करना है, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर क्या हुआ, मुझे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। तो मेरा टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स है 29,876 इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन टोटल 54320। समझ आई? तो आइए दोस्तों हम लोग अपना सेकंड प्रॉब्लम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन स्पेंड्स 88% ऑफ हिज मंथली इनकम। वो उसका कुछ एक मंथली इनकम आता है, उसका 88% वो स्पेंड कर देता है। इफ़ ही सेव्स ₹3240 पर मंथ, व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिटेल्स, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको डिटेल्स क्या क्या दी गई हैं और आप क्या निकालना चाहते हो। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मंथली इनकम, पर हमें मंथली इनकम तो कहीं पे दिया नहीं है, और हमें 88% उसका एक्सपेंसेस बताया है और उसका सेविंग हमें अमाउंट में बताया है। तो अगर आप देखोगे मंथली इनकम, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक कॉमन सेंस है। अगर मंथली इनकम होता है तो मंथली इनकम को हम लोग कैसे स्पेंड करते हैं, कुछ को हम लोग खर्च कर देते हैं, राइट, और कुछ को हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड अप करूँ तो मेरा मंथली इनकम आ जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 88% एक्सपेंसेस है तो मेरा सेविंग कितना होगा, 12% होगा। जैसे ही हम लोग पिछले सम में किए थे टोटल 100% होता है, अब 100% होता है तो 88% अगर मैं एक्सपेंसेस में खर्च कर दूं तो मेरे पास कितनी बची, 12% ऑफ माई मंथली इनकम। अब मैं 12% ऑफ माई मंथली इनकम को ही सेव कर पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ना एक क्वेश्चन में ट्रिक है, 12% ऑफ मंथली इनकम
इसका अमाउंट मुझे दिया है ₹3420। आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, ये आप इसको 12% ऑफ 3420 मत लीजिएगा, क्योंकि आपको मंथली इनकम का सेविंग्स ही दे दिया, ये सेविंग है आपकी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मंथली इनकम को कुछ भी x मान लेना होगा। लेट द मंथली इनकम बी x, तो उसी हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, 12% ऑफ x विल गिव मी 3420। तो अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ ना, तो x बनेगा मेरा 3420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। अब ये मैं कैसे लाया, ये मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। 12% ऑफ x था, तो 12% मेरा क्या होता है, 12/100 होता है। 12/100 इंटू एक्स मुझे 3420 देती है। अब ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है आंसर। अब मैं अगर 100 को यहाँ से ऊपर लेके जाऊँ और 12 को यहाँ नीचे लेके जाऊँ तो मुझे x मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे एक स्टेप को स्किप कर दिया है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आप इसे कर पाओगे। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपका आंसर, आपको x का वैल्यू मिलेगा 28,500। आप इसे आराम से घर में बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं देखूँगा। तो आइए अब हम लोग अपने तीसरे सम की ओर बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 8% एंड डिक्रीजिंग इट बाय 7% इज़ 105। आपको एक नंबर दिया गया, अगर आप उसे 8% से बढ़ाओ और उसी नंबर को क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 दिया हुआ है, एंड डिक्रीजिंग इट बाय 7% इज़ 105। व्हाट इज़ द नंबर। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं मेरा नंबर क्या है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट द नंबर बी एक्स करूँगा। लेट द नंबर बी एक्स। अब मैं आपको इंक्रीज वैल्यू का बता चुका हूँ फॉर्मूला। इंक्रीज वैल्यू का क्या था जी, बिल्कुल p प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ p। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे तो सीधा x लिया मेरा वैल्यू को, तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा 8% दिया हुआ मुझे यहाँ पे, तो इंक्रीज वैल्यू हो जाएगा 8% ऑफ x प्लस एक्स। एग्री करेंगे आप इसको। और मेरा उसी तरीक़ा से डिक्रीज वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा डिक्रीज वैल्यू मेरा हो जाएगा x माइनस 7% ऑफ x। करेक्ट। अब मैं इसे यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ इन दोनों को, यहाँ पे 8% ऑफ x मेरा क्या होता है, 8/100x प्लस x विच गिव्स मी 108x/100। और उसी तरीक़ा से मैं अगर इसे सॉल्व करूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मेरा x है, x माइनस 7/100x हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो इसे मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये मुझे क्या देगा, 93x/100। अगर आप इसे LCM लोगे फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं इसे क्विक स्किप कर रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए अब मैं यहाँ पे पहले पार्ट में आऊँगा। क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ 105। देखिए डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ 105। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, 108x/100 माइनस 93x/100 कितना दे रहा है मुझे, 105। अब मैं अगर इसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो मुझे x मिल जानी चाहिए। कैसे मिलेगी, देखिए LCM लेंगे हम लोग, ऊपर आएगा 108x माइनस 93x, यहाँ पे क्या बचेगा 105। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 15x/100 इज इक्वल टू 105। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लाइन बना के दिखा रहा हूँ आप लोग को। इसमें अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं 100 को ऊपर लेके जाऊँगा, 15 को नीचे लेके आऊँगा। 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसे डायरेक्ट 15 से भी स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। टेबल 15 7 मेरा जाता है 105। तो मेरा नंबर जो एक्चुअल नंबर है वो मेरा एक्चुअल नंबर हो जाएगा 700। तो अगर आप 700 को 8% से इंक्रीज़ करो और 7% से डिक्रीज़ करो तो और फिर उन दोनों को माइनस करो तो आपको 105 मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, ठीक है।
अब आइए आज अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर आपको नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से दिखता है। इसको करने का बहुत बड़ा मेथड है। अगर आप जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर गोज़ अप बाई 25%। By how much percent should a housewife reduce the consumption so as the expenditure does not increases? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब शुगर था उसका प्राइस 25% से बढ़ गया तो अब आपका एक्सपेंडिचर तो सेम होगा। आप घर में जितना रुपये आप कमाते हो आप उतना ही एक्सपेंड करोगे। आपके पास एक्स्ट्रा इनकम तो आया नहीं। अगर प्राइस का दाम बढ़ा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका मंथली इनकम भी बढ़ा है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर मेरा प्राइस ऑफ शुगर बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंजम्पशन को कम कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू बताता हूँ। चलिए, अगर मेरा एक वैल्यू है एक्स और एन, अगर मेरा एक्स बढ़ रहा है कुछ नंबर से, जैसे कि मान लीजिए 25% से बढ़ रहा है, तो मैं अपना कंजम्पशन को डिक्रीज़ करूँगा। करेक्ट। यहाँ पे अभी कितना परसेंट से डिक्रीज़ होगा ये आप लोग को जानना है। इसका एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हर बुक ये आपको फार्मूला नहीं बताता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया, पहले तो आप मुझे ये बताओ 25% होता कितना है। अगर 25% होता है, अगर मैं उसे 25/100 भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे फ्रैक्शन के टर्म्स में करूँ तो 25 1/4 कहलाएगा। करेक्ट हूँ मैं यहाँ पे, हूँ कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आपको ये फ्रैक्शन पता है। अब मैं अगर इसे फ्रैक्शन, जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इंटू 100 करते थे, फिर कैलकुलेट करके लाते थे। तो अब हम लोग इसमें बैकवर्ड कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज़ का प्राइस, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन उस प्राइस के हिसाब से कितना कम होगा। अगर आपका x/n से बढ़ रहा है प्राइस, तो आपको अपना कंजम्पशन को n+x से इसको कम करना होगा। आपको ये फार्मूला ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं इसे करके दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। मेरा x/n क्या है, 1/4। कैसे 1/4 आया, क्योंकि 25% से बढ़ा था। 25% से बढ़ा तो मैं उसे 1/4 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा प्राइस 1/4 से बढ़ रहा है तो मैं अपना कंजम्पशन कितना से डिक्रीज़ करूँगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब मेरा प्राइस 1/4% से बढ़ रहा है कंजम्पशन की ओर, तो मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला क्या बोलता है, x/n। x मेरा कुछ नहीं, न्यूमरेटर, और n मेरा डिनोमिनेटर है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ताकि आपको समझ आए। तो इसी कंजम्पशन के हिसाब से x/n+x मैं करूँगा। n+x मतलब जो भी मेरा न्यूमरेटर में है उसे मैं डिनोमिनेटर से प्लस करूँगा। कैसे प्लस करूँगा, ऊपर न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू है मैं उसे लिख दूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा 4+1। अब मेरा ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, मेरा ये वाला फ्रैक्शन आता है आपका 1/5। अब ये मेरा 1/5 है, पर मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बाई हाउ मच परसेंट शुड अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन। मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मिल चुका है, तो अब एकदम फर्स्ट क्लास में चल जाइए। अगर आपको नहीं पता तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप फर्स्ट वीडियो में देख पाओगे कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदला जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आपको इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 5 से ये जाता है, ये बचेगा आपका 20। तो मेरा एक्चुअल आंसर है 20%। देखा आप लोग कितना ईजी था। तो आप सिंपल लॉजिक लगाइए ना कि अगर मेरा प्राइस 25% से बढ़ रहा है, 25% मेरा क्या हुआ, 1/4। अब मेरा ये 1/4 जो वैल्यू है ये मेरा प्राइस बढ़ गया। अब मेरा प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज़ होगा, सिंपल 1/4 + 1 कर देंगे तो मेरा प्राइस कम हो जाएगा, जो कि आएगा मेरा 1/5। और 1/5 को मैं परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 20, मतलब इसे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपका 20% हो जाएगा। आप लोग को और ईजिली समझ आए इसीलिए मैं आपको एक और सम करके दिखाता हूँ इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 50%। बाई व्हाट परसेंट द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब आपको कभी भी ऐसा सम मिले ना कि अगर आपको एक चीज़, एक कंपोनेंट, जब यहाँ पे 2 एंटिटी था, यहाँ पे भी 2 एंटिटी है, एक एंटिटी आपका 50% से बढ़ रहा है तो दूसरा आपको कितना परसेंट से कम करना है। तो सिंपल आ जाइए, मेरा वाला फॉर्मूला में x/n से अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा x/n+x से डिक्रीज़ होगा। ये यूनिवर्सल फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है।
तो ये यूनिवर्सल फार्मूला आप लोग को याद रखना है। अब जैसे कि बताइए 50%, इसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 50% को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, इसको सिंपली डिवाइड बाय 100 से करूँगा। 5 1 और 5 2 तो मेरा 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब मेरा अगर वैल्यू 1/2 से बढ़ रहा है, तो मैंने आपको अभी बताया अगर मेरा x/n से वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरा ये कितना से कम होगा, ये देखिए मुझे ये सिंपली 1/2 + 1 करना है। +1 क्यों, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर में 1 दिया हुआ है, तो मेरा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। अब मेरा 1/3 कितना परसेंटेज है, इसको सिंपली करने के लिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका डायरेक्ट तो पूरा वैल्यू जाएगा नहीं, तो या तो आपको इसको 33.33% में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा सैलरी 50% से बड़ा है तो मेरा जो न्यू सैलरी है, जो मेरा व्हाट परसेंटेज द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर मेरा सैलरी एक ऑफिसर का 50% से इंक्रीज़ हुआ तो उसका रिडक्शन होगा 33.33% से। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत ही ईजी फार्मूला। अगर आप इस फार्मूला से नहीं जाओगे तो आपको करना पड़ेगा पहले लेट द ओरिजिनल सैलरी बी x, फिर आपको उसका 50% निकालना होगा, फिर आपका जो 50% आया है आपको उसको ओरिजिनल सैलरी x से माइनस करना होगा, फिर आपका जो x का वैल्यू है दोनों को इक्वेट करके आप अगर करोगे तो यही आ जाता है। पर अगर आप एक बार ये स्टेप से थॉरो हो जाओ ना फ्रैक्शन वाले और परसेंटेज वाले से, तो आपका सिर्फ 2 लाइन में आंसर निकलता है मात्र। तो आज हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट 2 सम की ओर और फिर छुट्टी, और ये चैप्टर भी हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हम लोग हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी जनरली देखा जाता है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और ये बहुत ही ईजी होता है आपको, हालांकि 2 या 3 स्टेप में ही हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको हर सम बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंशु गेट्स 10% लेस मार्क देन मीतू। मतलब यहाँ पे 2 पर्सन है, अंशु और मीतू। अंशु को क्या हुआ, अंशु का जो मार्क्स है वो मीतू के मार्क्स से 10% कम है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको समझ आया। पर मैंने पहले ही कहा था आपको हमेशा क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है वो देखते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज मीतूज मार्क आर मोर देन अंशुज मार्क। अच्छा देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्वेश्चन में मुझे अंशु का मार्क्स मीतू के मार्क्स से कम बताया, और पर मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मीतू का मार्क्स अंशु के मार्क्स से कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें मीतू का मार्क्स को कुछ अज्यूम करना होगा। सबसे पहले 100 अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि 100 अज्यूम करने से क्या होता है ना, आपका वैल्यूज़ बहुत इजीली डिडक्ट होता है। तो लेट मीतू स्कोर बी 100। अगर मीतू ने 100 स्कोर किया है तो उस हिसाब से अंशु का मार्क्स कितना होगा, अंशु को 10% कम मिला है, तो अंशु स्कोर 10% लेस। अब आप मेरे को बताइए लेस का क्या फॉर्मूला था, जी बिल्कुल P माइनस x परसेंटेज ऑफ P, करेक्ट। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल होता है, तो 100 माइनस 10 ये मुझे क्या मिलेगा 90। तो अगर मीतू 100 स्कोर करती है तो अंशु कितना स्कोर करेगा 90। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज मीतूज मार्क इज़ मोर देन ए। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मीतूज मार्क बाई अंशुज मार्क इंटू 100। याद है मैंने आपको बताया था बाई व्हाट परसेंटेज ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी का ये फॉर्मूला होता है। मीतू कितने मार्क्स से ज़्यादा है, 10 मार्क्स से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 10 मार्क्स। और अंशु को कितना स्कोर मिला था, टोटल हम लोग लिखेंगे 90, और यहाँ पे मेरा 100 तो आएगा ही आएगा। अब उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आता है 11 1/9। देखा कितना इजी था क्वेश्चन, आपको बस खाली ये ट्रिक पे ध्यान देना था, बाय व्हाट परसेंट मीतू मार्क्स इज मोर देन अंशु मार्क। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन दिया होता अंशु को कितना मार्क्स कम मिला है तो आप सिंपल लिख सकते हो 10 मार्क्स कम मिला था अंशु को, पर मुझे पूछा है मीतू का मार्क्स कितने परसेंटेज ज़्यादा है। सॉरी, मुझे परसेंटेज यहाँ पे मार्क देना पड़ेगा, इतना परसेंटेज से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वैल्यू ही परसेंटेज में पूछी गई है। अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे लास्ट सम की ओर, और ये लास्ट सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चों के लिए। ये अगर आप ढंग से सॉल्व करोगे ना, इसका सॉल्व करने का भी बहुत लंबा प्रोसेस है, पर कोई बात नहीं, जब हम आपको बताएं हैं कि मैथ्स आपके लिए इजी होगा तो आपको एक बहुत ही इजी प्रो टिप दूंगा। प्रो टिप है, इजी बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, कुछ भी बोलिए, पर आपका आंसर हमेशा एक्यूरेट आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारा इस सम के ऊपर। तो दोस्तों जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आखिरी सम की ओर। ये क्या बोल रहा है, रहीम सिक्योर्ड 32% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाई 12 मार्क्स। मतलब रहीम एक लड़का है, वो 32% लाया और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया।
वहीं पे मोहन सिक्योर्ड 42% मार्क्स एंड गॉट 28 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, उसी क्लास में मोहन बोल के एक लड़का है, वो 42% लाता है और वो कितने मार्क्स से पास होता है, अपना 28 मार्क्स से। हम लोग ऐसे हमेशा हाईलाइट कर लेंगे अपने डिटेल्स को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और फिर हमें क्या निकालना है, हमें पहले इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल चुके हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। तो हमें क्या क्या निकालना है, पहले तो निकालना है मैक्सिमम मार्क, उस पेपर का मैक्सिमम मार्क कितना होगा। और दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला है, पास परसेंटेज। मैं परसेंटेज का सिंबल ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो मैक्सिमम मार्क और पास। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि मुझे टोटल मार्क्स दिया हुआ है या फिर रहीम का मार्क्स दिया या मोहन का मार्क्स दिया, तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल मत डरिए, ये सब सम करने का और भी ईजी ट्रिक्स होता है। पहले आप एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन मतलब एक लाइन बना लो, एक लाइन होता है जिसमें नंबर लाइन्स होती है, जिसमें नंबर्स पॉइंटेड होते हैं, उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो ये है रहीम, सपोज़ मानिए, और इसे आप मान लीजिए मोहन। दो पर्सन है। रहीम क्या करता है, 32% ला के भी 12 मार्क्स से फेल हो जाता है, करेक्ट। और मोहन क्या करता है, 42% लाता है पर वो 28 मार्क्स ज़्यादा से पास होता है। तो आप यही सोचेंगे कि सर ये 42% लाया और 28 मार्क्स से पास हो गया, और ये 32% लाया और ये 12 मार्क्स से फेल हो गया, तो ये पास परसेंटेज कितना हुआ। आपका पास परसेंटेज इसी के बीच लाई करेगा, क्योंकि अगर मेरा पास परसेंटेज एक्सक्यूज़ मी, अगर मेरा पासिंग मार्क यहाँ पे है तो पासिंग मार्क से 12 कम ला के उसे कितना मिला, 32, और पासिंग मार्क से 28 मार्क्स ज़्यादा लाके उसे कितना मिला, 42। अब अगर आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे ना, हम यहाँ पे गैप देखते हैं। गैप मतलब देखिए यहाँ पे गैप क्या होता है, 32 और 42 में गैप कितना होता है, 10 होता है जी, बिल्कुल। तो ये 10% लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे किया मैंने, 42 माइनस 32 किया तो मेरा 10% का गैप। अब ये 10% का गैप में मुझे कितना स्कोर मिल रहा है। अब आप बोलेंगे 28 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 16, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको 16 नहीं लिखना है यहाँ पे। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये -12 हो जा रहा है और ये +12 हो जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, यहाँ पे 12 गैप। अगर आप 12 सीढ़ी चढ़ के इधर आओगे तब आप टॉप फ्लोर पे पहुँचोगे, और यहाँ से अगर आप 28 सीढ़ी चढ़ के आओगे तब आप टॉप फ्लोर पहुँचोगे। तो यहाँ पे टोटल गैप हो जाएगा मेरा 40 मार्क्स। समझ में आया। इसे आप ऐसे करोगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ से तो मेरे को पास मार्क पता नहीं था और यहाँ से भी मुझे पास मार्क पता नहीं, पर मुझे यहाँ पे फिर 32 चल के आना चाहिए था और यहाँ पे 42 चल के आना चाहिए था। पर जी नहीं, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का सिर्फ गैप देखेंगे और मार्क्स का जो है, मार्क्स के ब्रिज का गैप देखेंगे। समझ आए। तो हमें यहाँ पे सिंपल करना है 12 + 28, और यहाँ पे हमें सिंपल करना है 42 माइनस 32, करेक्ट। अब आप देखिए, अगर आप 10 पर मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, 10% स्कोर आपका 40 मार्क्स के बराबर है। 10% स्कोर अगर मेरा 40 मार्क्स के बराबर है तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से मेरा 100% कितना होगा, 40/10 × 100। यूनिटरी मेथड में आपको बता देता हूँ, अगर 10% इतना है तो मुझे 100% पे जाना है। तो यहाँ पे 1% लिखेंगे। 1% में क्या करेंगे, 10 को नीचे लेकर आएंगे और जितना परसेंटेज मुझे निकालना है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे 100% ही निकालना हो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है। तो मैक्सिमम मार्क पूछने के लिए मुझे 40/10 × 100 करना होगा। तो जो ये कट गया और ये मेरा आंसर क्या निकलता है, 400 मार्क। तो मेरा मैक्सिमम मार्क निकल गया 400 मार्क। मतलब वो जो पेपर हुआ था उस पर मैक्सिमम मार्क मेरा 400 था। अब आप बोलेंगे सर ये पास परसेंटेज क्या है। पास परसेंटेज, अब आप एक ध्यान दो, मुझे कहा गया था मैं इसे दो तरीक़ा से निकाल सकता हूँ। या तो मैं 400 का 32% निकाल के 12 मार्क्स ऐड कर दूँ तो मैं पास मार्क्स के पास पहुँच जाऊँगा। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है। आपका पास परसेंटेज 32 नहीं है या आपका पास परसेंटेज 42 नहीं है, ये इस गलती में मत रहिएगा। 42% निकाल के अगर आप 28 को माइनस करो तो भी आप पास परसेंट में पहुंच जाओगे। 32% ऑफ 400 निकाल के 12 मार्क्स को ऐड करो तो भी आप पहुंच जाओगे। तो चलो मैं आपको एक सिनारियो लेता हूँ। सिनारियो 1, रहीम क्या बोलता है, अगर मैं उसका 32% ऑफ 400 निकालूँ तो ये क्या होगा, 32 डिवाइडेड बाई 100 × 400। यहाँ से मेरा 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो मेरा आता है 128। तो क्या ये मेरा पासिंग मार्क है? जी नहीं, ये मेरा पासिंग मार्क नहीं है वो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया गया है रहीम सिक्योर्ड 32% एंड फेल्ड बाई 12 मार्क्स। तो उसको पासिंग मार्क क्या होगा, हमें यहाँ पे एक स्टेप और बस खाली छोटा सा ऐड करना है। पासिंग मार्क इज इक्वल टू 128 +
12 विच गिव्स मी 140। करेक्ट। आपको ये समझ आया स्टेप? मैंने क्या किया, अब मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये तो पासिंग मार्क हुआ है, पर मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, पास परसेंटेज। तो अब ये पास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही छोटा सा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। पास परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पासिंग मार्क डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100 करना होता है। समझ आया? आप अगर आप स्कूल में भी अगर आप परसेंटेज निकालो या कॉलेज में भी निकालो तो आप क्या करते हो, आपको टोटल मार्क्स जितना होता है उसमें से मार्क्स सिक्योर्ड जो होता है उसको डिवाइड बाई टोटल मार्क्स करते हो, फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आप इसको ऐसे से डिवाइड करोगे तो ये 2020 स्ट्राइक ऑफ होता है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकूँगा, 4 3 12, बचेगा 2 तो 5, तो मेरा पासिंग परसेंटेज है 35%। तो मेरा आंसर ये होता है 35%। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, मुझे 35% मुझे क्या मिला, पासिंग मार्क। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा ना वो ये 32% और 42% के बीच में ही लाई करेगा, कभी वो 42 के ऊपर नहीं आएगा और कभी 32 के नीचे नहीं आएगा। तो आप इस ट्रिक से सिर्फ इतने से स्टेप्स में आप कर पाओगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगा के, फिर आपको एक्स एज्यूम करना होगा, रहीम का मार्क्स को, पासिंग मार्क्स को आप एक्स एज्यूम करोगे, फिर आप 2 इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। अगर आपको चाहिए मैं वो लॉन्ग मेथड भी दिखा दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और कुछ कर सकूँ और मैं लॉन्ग मेथड भी दिखा दूंगा आपको। तो ये था गाइज आज का क्लास, प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, x/n से अगर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा x/n+x से ही डिक्रीज़ होगा। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इस सम को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस टाइप का सम्स देखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नया चैप्टर के संग। इसी के साथ हमारा रेशियो प्रोपोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं देखता हूँ क्या शुरू करूँगा, सोचा तो हूँ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्सेस शुरू करूँ, क्योंकि वो बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम होता है उस चैप्टर में। तो डरिए मत, उस चैप्टर को भी हम लोग ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स से करेंगे और ये जल्दी से हम लोग मिलते हैं हमारे दूसरे क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया या फिर कौन से पार्ट में आपको डाउट है या आप कौन सा पार्ट चाहते हो कि मैं वापस से रिपीट करूं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहले वो रिपीट करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।